गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी लोगों का। और हम लोग इस वक्त में सीए फाउंडेशन मैराथन के ऊपर बात कर रहे हैं बच्चों। और कल हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, जहां बेसिक्स पर हमारी बात हो गई, एंड कंडीशन एंड वारंटीज को भी हमने रिवाइज कर लिया है। और अब हम हमारे चैप्टर नंबर थर्ड एंड फोर्थ पर बात करके और पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आज कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको कंप्लीट कर दें। चलिए जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत काम की चीज है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स के क्या क्या रूल्स है वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। बच्चे लोगों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है जहां पे ओनरशिप को ट्रांसफर करना, और ऐसा ओनरशिप जाता है सेलर से बायर को, बराबर से, क्योंकि सेलर यहाँ पर बायर को देने वाला है गुड्स का ओनरशिप और बदले में बायर सेलर को देने वाला है गुड्स का प्राइस। ये आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब पहला काम का पॉइंट हमारे लिए है कि गुड्स के ऊपर जो गुड्स से रिलेटेड जो रिस्क है, बराबर, गुड्स के डिस्ट्रॉय होने की, गुड्स के खराब होने की जो कोई भी रिस्क है वो हमेशा जाती है प्रॉपर्टी के साथ, यानी ओनरशिप के साथ। सीधा फंडा ये है भाई कि रिस्क फॉलोज ओनरशिप। तो जब तक आपने उसको बायर को ट्रांसफर नहीं कर दिया तब तक हमेशा गुड्स सेलर के रिस्क पर रहेंगे, और जब ये प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो जाएगी तो यहाँ पे रिस्क भी बायर की हो जाएगी, भले ही गुड्स का डिलीवरी हुआ हो चाहे ना हुआ हो, बराबर। Whosoever is the owner of the goods at the time of loss, लॉस के टाइम पे जो भी गुड्स का ओनर था वही गुड्स पर रिस्क बियर करने वाला है। तो बहुत पुराना एग्जांपल अपना था इसके ऊपर, सिंपल वाला। ए ने कुछ गुड्स बी से परचेज किए जिसका प्रॉपर्टी बी को उसी वक्त में ट्रांसफर हो गया, सॉरी ए को उसी वक्त में ट्रांसफर हो गया, लेकिन गुड्स अभी भी बी के वेयर हाउस में है। अब डिलीवरी करने से पहले वेयर हाउस के अंदर आग लग गई, सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो जो गुड्स ए ने परचेज किए थे वो डिस्ट्रॉय हुए, उसका लॉस ए ही यहाँ पे बियर करने वाला है, क्योंकि वो उस वक्त तक गुड्स का ओनर बन चुका था। तो रिस्क फॉलोज ओनरशिप का पॉइंट हमारा यहाँ पे सीधे सीधे तरीके से एप्लीकेबल हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में सेक्शन 18 से 26 कहता है कि अगर आपके गुड्स स्पेसिफिक है या असर्टेन है तो उसमें ओनरशिप को ट्रांसफर करने के हमारे पास में कुछ रूल्स हैं। जनरल रूल ये कहता है कि ओनरशिप का ट्रांसफर बायर को उस वक्त होगा जब पार्टीज का इंटेंशन होगा ओनरशिप को ट्रांसफर करने का, व्हेन इंटेंड टू द पार्टीज, जब पार्टीज की डिजायर होगी। और अगर पार्टीज का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है तो दो बातें होंगी, या तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होंगे। डिलीवरेबल स्टेट का मतलब है गुड्स का पैकेजिंग, प्राइसिंग, वेट, मेजरमेंट सब कुछ हो रखा है और गुड्स एकदम डिलीवरी पे रेडी पर है। सपोज करो बाजार में जो डेयरी मिल्क अगर बिक रही है तो वो डिलीवरेबल स्टेट में है, बराबर, तो उसमें ओनरशिप का ट्रांसफर बायर को उसी वक्त हो जाएगा जब आपने कॉन्ट्रैक्ट को बनाया। जैसे ही खरीदा आपको ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया। लेकिन अगर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, मतलब अभी गुड्स परचेज के टाइम पे डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, उनमें कुछ भी बाकी है, प्राइसिंग बाकी है या प्राइसिंग या पैकेजिंग या कुछ भी बाकी है, तो सबसे पहले आपको गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाना पड़ेगा। उसमें वेट, मेजरमेंट, प्राइसिंग ये सब करके जैसे ही आपने बायर को नोटिस दिया, यहाँ पे नोटिस टू बायर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे ही आपने बायर को नोटिस दिया उसी वक्त में लॉ कहता है कि ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया, बराबर से। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल भी हमारे पास बहुत सिंपल है। स्टॉक ऑफ व्हीट वॉज सोल्ड ऑन एग्रीड प्राइस पर क्विंटल, व्हीट वॉज टू बी वेटेड बाय द सेलर फॉर असाइनमेंट ऑफ द प्राइस, यानी अभी वेट करके प्राइस डिसाइड कर रही है। अब व्हीट का एक पार्ट जो है उसका वेट भी हो गया, एज वेल एज उसकी प्राइस भी डिसाइड कर ली गई, और देन वहां पे ये लिखा गया, अच्छा, कैरिड बाय द बायर, ओके, बायर लेके भी गया, बट द रिमेनिंग वॉज स्विफ्ट अवे बाय द फ्लड, वहां पे फ्लड आया और सारा का सारा माल गया। लॉ कहता है हेल्ड द लॉस ऑफ द रिमाइंडर, वो सेलर ही बियर करेगा, क्योंकि अब तक सेलर ने गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाया नहीं था, और जब तक आप डिलीवरी के लिए रेडी नहीं करोगे गुड्स का ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं होगा, इसलिए वो लॉस बायर बियर करने वाला नहीं है, बराबर, सिंपल सी बात है। चलिए, अब हमने कहा सर ये तो असर्टेन गुड्स थे, अनअसर्टेन गुड्स को अगर हमको ओनरशिप को ट्रांसफर करना है तो उससे पहले असर्टेन करना पड़ेगा भाई, है ना। और असर्टेन करने के लिए सबसे पहले गुड्स को एप्रोप्रिएट करना जरूरी है, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स यहाँ पे जरूरी होगा। यानी अनअसर्टेन गुड्स की ओनरशिप के ट्रांसफर के लिए सबसे पहले गुड्स को असर्टेन करना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि हमको चाहिएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स, ठीक है।
तो सवाल खड़ा होता है कि भाई ये एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स क्या होता है। ये हमारे एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको भी आप लोग जरूर पढ़ करके जाने वाले हो कि भाई एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स क्या चीज है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बच्चों सिलेक्शन ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स को सेलेक्ट करना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया, गुड्स को सेलेक्ट करना। अब ये सेलेक्ट करने के लिए हमारे कुछ एसेंशियल्स काम करते हैं। सबसे पहला, गुड हमेशा उसी डिस्क्रिप्शन या क्वांटिटी के क्वालिटी के होने चाहिए जो पहले से डिसाइडेड है। गुड्स का डिलीवरेबल स्टेट में होना बहुत जरूरी है। तीसरा नंबर, एप्रोप्रिएशन करने का काम सेलर भी कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ बायर। भाई गुड्स को सेलेक्ट करना है तो बायर की कंसेंट से सेलर सेलेक्ट कर लेगा, या उल्टा हो सकता है बायर सेलेक्ट कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ सेलर। सब तरह की शॉप्स में हम लोग देखते हैं, इनमें से कुछ हो सकता है, और ऐसा कंसेंट आप एक्सप्रेस या इंप्लाइड हो सकता है। ये जो सिलेक्शन का कंसेंट है ये आप बिफोर या आफ्टर एप्रोप्रिएशन भी ले सकते हैं, बराबर से। और हम ये मानते हैं कि सेलर इज डीम्ड टू हैव एप्रोप्रिएटेड। कब ये मानते हैं कि भी गुड्स सेलेक्ट हो गए, जब उसने गुड्स को बायर तक पहुंचाने के लिए या तो बायर को दे दिए, या कैरियर वाले को दे दिए, या और किसी अदर बिली को दे दिए बायर को देने के लिए। तो जब भी बायर को डिलीवरी करने के लिए आपने गुड्स किसी भी कुरियर वाले को दे दिया, बायर को खुद को दे दिए, तो बड़ा ऑब्वियस है, मान के चला जाएगा कि वहां पे गुड्स का एप्रोप्रिएशन जो है वो हो चुका है, बराबर। सिंपल सी हमारी बात है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों सेक्शन नंबर 24 में, ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अप्रूवल बेसिस पे अगर हमारे गुड्स हैं, बच्चों समझिएगा, अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस पर हैं तो उसमें ओनरशिप का ट्रांसफर किस तरह से होगा, उसके सारे पॉइंट्स आपको यहां पे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग सब जानते हो अप्रूवल बेसिस के ऊपर गुड्स का क्या मतलब होता है। एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने गुड्स दिए, सामने वाले के पास में चॉइस है कि गुड्स को परचेज भी कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है। तो इन केस ऑफ सेल और अप्रूवल द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। सबसे पहला, सपोज करिए मैंने आपको गुड्स दिए 5 डेज के लिए, भी 5 दिन में आप गुड्स का जवाब दे देना, पहले रखना है, रिजेक्ट करना, जो कुछ करना है। और अगर आपने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है ना, अगर आपने द एक्सेप्टेंस बाय द बायर में भी एक्सप्रेस या एम्प्लॉइड, हमको ये खबर मिल जाती है एक्सप्रेसली एम्प्लॉइडली भी बायर ने गुड्स रख लिए, मतलब ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया। अगर बायर ने उस ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट कर लिया, कैसे अडॉप्ट कर लिया, उसने उन गुड्स को आगे किसी को रीसेल कर दिया, किसी और को बेच दिया, समझ रहे हैं आप, या ऐसा पता लगा कि उन गुड्स को प्लेज पर रख दिया, तो इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि भी आपने गुड्स को रीसेल किया, प्लेज पर रख दिया, मतलब आप तो उन गुड्स को खरीदने को तैयार हो चुके हो या खरीद ही चुके हो, तो इसे कहते हैं अडॉप्ट द ट्रांजैक्शन। या फिर उस फिक्स टाइम पीरियड में बायर ने गुड्स को रिटर्न नहीं किया, 5 दिन का टाइम था, 5 दिन में आपने गुड्स को रिटर्न नहीं किया, तो हम मान लेंगे कि भी गुड्स आपने ले लिए, या कुछ ऐसा हो गया कि गुड्स को रिटर्न करना इम्पॉसिबल है, गुड्स बायर के पास से लॉस्ट हो चुके हैं, या कंज्यूमेबल गुड्स से और बायर उनको कंज्यूम कर चुका है, रिटर्न करना इम्पॉसिबल है, तो ये मान लिया जाएगा कि गुड्स जो है वो बायर ने रख लिए हैं। तो ये सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, बराबर। नाउ बच्चे लोगों, एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है। आप कहेंगे कि सर आप तो सारे पॉइंट को कह रहे हो बहुत जबरदस्त है, पॉइंट तो भैया बहुत जबरदस्त है, ये समझने के लिए जबरदस्त है। कई सारे मैटर में ये वाला पॉइंट बहुत कम लोगों को समझ में आता है, बराबर। एग्जाम के हिसाब से तो अप्रूवल बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां समझने की बात है वहां ये पॉइंट बहुत अच्छा है। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, द सेलर may like to retain the ownership of the goods until the price is paid। अब सेलर अपने प्राइस के राइट को सेव करने के लिए एक बहुत जबरदस्त वाला काम कर सकता है। हमने कहा जी ऐसा क्या जबरदस्त वाला काम कर सकता है भाई, बताओ हमको भी। तो हमने कहा कि सर वो ऐसा कर सकता है, जिस वक्त तक प्राइस पेड नहीं होगी तब तक वो गुड्स की ओनरशिप को अपने पास में रोक करके रख लेगा। इसे हम कहते हैं रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी माल तो बेचेगा लेकिन ओनरशिप अपने पास में रोक करके रख लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाज दैट बायर को पहले पैसा देना पड़ेगा गुड्स की डिलीवरी के पहले, और ये कंडीशन डाल दी गई कि ओनरशिप उस वक्त तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते, मतलब जब तक पैसा नहीं चुकाओगे भाई तब तक हम उनको गुड्स ही नहीं देंगे, तब तक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड
देखो, राइट ऑफ डिस्पोज का मतलब क्या होता है? जब कोई बायर गुड्स को परचेज कर लेता है तो उसके पास गुड्स का ओनरशिप आ जाता है, और ओनरशिप आता है तो वो गुड्स को आगे चाहे जैसे सेल कर सकता है, लेकिन हम उसका ये जो डिस्पोज का राइट है वो अपने पास में रिजर्व कर लेते हैं कि भाई पहले पैसा लाओ, उसके बाद में राइट्स ले जाओ, टेंशन नहीं है। अब ये राइट इस्तेमाल कैसे करना है बच्चे लोगों, खास बात, वे ऑफ रिजर्वेशन समझो। दो तरीके हमारे पास में है। सबसे पहला सबसे सिंपल पॉइंट है, जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स भेज रहे हो तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बनेगा। ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर के नाम पे बनने की बजाय सेलर के नाम पे या सेलर के एजेंट के नाम पे बने। अब आप बिंदास गुड्स को भेजो, सामने वाला बंदा जब तक पैसा नहीं चुकाएगा तब तक हम ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसके नाम पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। इस तरह से हमने डिस्पोज के राइट अपने पास में रिजर्व कर लिए, है ना। देखो, हमने गुड्स को शिप किया या रेलवे को दिया, लेकिन जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वेदर बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसिप्ट, वो अपने को किसके नाम से लेना है? देख लो बच्चे लोगों, यहाँ पे इन इट्स ओन नेम और एजेंट नेम। सेलर ने अपने एजेंट के नेम से ले लिया। इससे सबसे बड़ा फायदा ये कि भैया ये हम तुमको तब ट्रांसफर करेंगे जब तुम हमारा पेमेंट कर दोगे। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बच्चों एक और है, बिल्स, जब आप सामने वाले को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भेज रहे हो तो साथ में भेज दो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी। तो एक तरफ हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल गया है प्लस साथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज गया है। इसका मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि भाई या तो पेमेंट कर दो या फिर डीआर को एक्सेप्ट कर लो। दोनों में से अगर कुछ भी नहीं करते हो और रॉन्गफुली ये डॉक्यूमेंट अपने पास रोक भी लेते हो तो भी आपको गुड्स पर ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होगा। The seller draws a bill on the buyer for the price and sent to him the bills of exchange together with the bill of lading and railway receipt, जो भी कुछ था। The buyer must return the bill of lading if he does not accept or pay the bill। या तो पे कर दो या एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो आप ये डीओटी नहीं रख सकते। और अगर आपने डीओटी रॉन्गफुली रख भी लिए तो भी आपको ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि उसमें इस तरह की कंडीशन पहले से ही डाल दी जाती है। तो ये गुड्स पे डिस्पोजल के राइट को रिजर्व करने के हमारे दो मेथड्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने चाहिए, है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चे लोगों को फटाफट से सारी चीजें आप लोगों को रिकॉल हो रही होंगी, एक बार सारी चीजें आप लोग याद कर पा रहे होंगे कि हाँ भाई ये सब चीजें हमने पढ़ी है। चलिए, अब बच्चों आता है पासिंग ऑफ रिस्क। क्या है हमारा सेक्शन नंबर 26, देखिए। पहले से हम पढ़ चुके बच्चों कि गुड्स हमेशा सेलर या ओनर की रिस्क पर रहते हैं, है ना। तो जब ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ है तो सेलर संभालेगा, और ओनरशिप का ट्रांसफर हो गया तो बायर रिस्क को बियर करेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कॉमन रूल आप जानते हो, रिस्क पासेस विद द ओनरशिप। ठीक है, हमारे पास इस पॉइंट के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां ओनरशिप का ट्रांसफर तो हो जाता है, रिस्क तब भी ट्रांसफर नहीं होती। पहला पॉइंट है बच्चों, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी भाई, जब बायर और सेलर आपस में एग्री है कि ओनरशिप भले ही बायर के पास गई, लेकिन गुड्स पर रिस्क जब तक डिलीवर नहीं हो जाते तब तक सेलर बियर करेगा, तो फिर सेलर ही बियर करने वाला है। सेकंड नंबर, हमेशा जो पार्टी गलती करेगी उसकी डिफॉल्ट पर ये रहेंगे। बच्चों याद है अपन एक एग्जांपल लिया था जहां ए ने बी से गुड्स परचेज किए, ये हमारा बायर है ना, लेकिन ओनरशिप तो इसके पास आ गई, लेकिन गुड्स अभी भी बी के गोडाउन में, और आग लग गई तो सारी रिस्क ए बियर करेगा। लेकिन सोचो बी ने क्या किया कि जो गुड्स उसने ए को सेल कर दिए थे वो बाहर ओपन एरिया में ला करके रख दिए, और उस दिन बारिश की वजह से सारे के सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, खराब हो गए, या सीमेंट दी तो उनकी कमर्शियल वैल्यू खत्म हो गई। तो माना ओनरशिप ए के पास है, लेकिन ये सारी रिस्क हर्जाना कॉम्पनसेशन वो सब बी को बियर करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, बराबर। सेकेंड नंबर बच्चों, हमेशा की तरह कस्टम्स। अगर हमारे कस्टम कहते हैं कि नहीं ओनर भले कोई और है लेकिन दूसरी पार्टी रिस्क बियर करेगी तो करेगी। और बच्चों जहां पे आपने गुड्स को बेली की तरह से रखा है, वेन ए पार्टी कीप गुड्स एज द बेली, बेलमेंट इस वक्त आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन जब आप सीए इंटरमीडिएट में पहुंचेंगे तो आपका पूरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर आएगा बेलमेंट का, उसमें आप ये चीज पढ़ोगे कि अगर आपके पास एज अ बेली गुड्स पड़े हुए हैं तो भले ही आप गुड्स के ओनर नहीं हो, लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको गुड्स को प्रॉपर लुक आफ्टर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया, उसमें चूक किया, कुछ भी गलती कर दिया, तो आप यहाँ पे सेलर को कॉम्पनसेशन भरोगे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। ये अपना पॉइंट याद रखोगे। फिर बच्चों इस चैप्टर का सबसे धमाकेदार पॉइंट आता है कि क्या कोई नॉन ओनर ओनरशिप का ट्रांसफर कर सकता है क्या। कल की क्लास में आप लोग ये पॉइंट बहुत बार लेके आए, सर चोरी के गुड्स बेच दिए तो क्या होगा बच्चों। कंडीशन हैज टू टाइटल कहती है
अगर चोरी के गुड्स गए तो ओनरशिप का ट्रांसफर होने वाला नहीं। इफ ए सेल सम स्टोलन गुड्स टू बी, जिसने बेचारे ने गुड फेथ में खरीद भी लिया, अब परचेजर भले कितना ही यहाँ पे गुड फेथ वाला क्यों नहीं हो भाई, चोरी की चीज तो चोरी की रहेगी। बी को यहाँ पे कोई टाइटल नहीं मिलेंगे, टू ओनर अपनी गुड्स को वापस से बी से लेके जाएगा। बी अब यहाँ पे पैसा और डैमेजेस जो क्लेम करना हो करे। इसे कहा जाता है बच्चों नेम डेट क्वोट नॉन हैबिट। भूलना नहीं, ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में नेम डेट क्वोट नॉन हैबिट को समझाने को बोल दे और आप उसको उलझ जाओ, अरे ये पॉइंट कहाँ था, अरे हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं, अरे ये पढ़ाना पॉइंट, और फेमस इसी नाम से नेम डेट क्वोट नॉन हैबिट। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे कंडीशंस है बच्चे लोगों जहां पे एक ऐसा पर्सन जो गुड्स का नॉन ओनर है, मालिक नहीं है, लेकिन अगर वो गुड्स को बेचे और खरीदने वाला गुड फेथ में खरीदे तो वो ओनर बन जाएगा। लेकिन ऐसा चोरी के गुड्स में नहीं होगा बच्चों, इन्हीं 8 कंडीशंस में होगा जो अपन करने वाले हैं। बराबर, आइए इन सारी कंडीशंस के ऊपर बात कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले बच्चों सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। आप सब जानते हो एक प्रिंसिपल अपने काम करता है, एजेंट के थ्रू काम कर सकता है। तो सेल मेड बाय मर्केंटाइल एजेंट ऑफ द गुड्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वुड पास ए गुड टाइटल टू द बायर। अगर एक मर्केंटाइल एजेंट ने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड सेल किए तो बाकायदा वो सेल वैलिड मानी जाएगी। इफ ही वाज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। बच्चों समझना, इफ ही वाज in possession of the goods or document with the consent of the owner। क्या मतलब हुआ बच्चे लोगों इसका, अगर गुड्स ओनर की कंसेंट से उसके पास में थे, if the sale was made by him as a mercantile agent। बच्चों समझना, एज एजेंट उसने गुड्स को सेल किया और यहां पे बायर ने गुड्स को गुड फेथ के अंदर परचेज किया। इफ द बायर हैज एक्टेड गुड फेथ, और सेल करते वक्त उस बेचारे को ये नहीं पता था कि जिस तरीके से बायर या एजेंट सेल जिस तरीके से एजेंट सेल कर रहा है उसको सेल करने का राइट नहीं है। सर कैसे हुआ, बहुत फेमस एग्जांपल है, मैं चाह रहा हूं इस एग्जांपल को जरूर आप लोग फोकस करके जाना। ए ने अपनी एक कार बी अपने एजेंट को डिलीवर किया और उसको बोला 50,000 से कम पे मत बेचना। ध्यान से सुनना, बी ने वो कार सी को 40,000 में बेच दी। अब सी को ये पता था कि ये बंदा एजेंट है, लेकिन उसको प्राइस के बारे में तो नहीं पता था कि 50 में बेचने का राइट है, 40 में है कि 30 में है। लेकिन ये उसकी तसल्ली है कि सामने वाला बंदा ऑथोराइज पर्सन है बेचने के लिए। अब बच्चे लोगों, भले ही 50 की चीज 40 में बेची हो, लेकिन खरीदने वाले सी को यहाँ पे ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, एक को जो 10,000 का नुकसान हुआ वो अपने एजेंट से लेता रहे, लेकिन यहाँ पे नॉन ऑथोराइज मतलब 40,000 में बेचने के लिए नॉन ऑथोराइज पर्सन था, लेकिन एजेंट जरूर था, तो यहाँ पे ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। सेकेंड नंबर बच्चों, बहुत सीधा सा पॉइंट है, ज्वाइंट ओनर। आप लोग सब जानते हो, अगर कोई गुड्स के एक से ज्यादा ओनर है और कोई भी एक ओनर दूसरे की कंसेंट से अपने पास गुड्स को रखता है और बिना उस दूसरे की कंसेंट ये बेच देता है, तो खरीदने वाले को तो ओनरशिप में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, अब जो दूसरा वाला ओनर है बेचारा, जिसको बिना बताए बेचे, वो भले अपने को ओनर से पैसा वसूल कर ले, जो करना हो करे। लेकिन अगर किसी ज्वाइंट ओनर ने, जिसने बाकियों की कंसेंट से गुड्स अपने पास में रखे हैं, अगर किसी को बेचे और खरीदने वाले ने गुड फेथ का मतलब बच्चों उसको पता ही नहीं है बेचारे को कि ज्वाइंट ओनर है। भाई आज अगर ये स्पेक्स मैंने लगा रखे हैं या ये पेन मेरे हाथ में या कोई ये वॉच वगैरह अगर पहनी हुई होती तो आप प्रिजम्पशन लेके चलते, मेरी आपको क्या पता कि ये ज्वाइंट है, और अगर मैंने बेचे और आपने गुड फेथ में खरीद लिए तो ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो जाएगा। सेम बच्चे लोगों, एस्टोपल बाय टाइटल बाय एस्टोपल। When the owner of the goods अपने कंडक्ट के थ्रू या अपने स्टेटमेंट के थ्रू बायर को ये लीड देता है कि हाँ भाई सेलर को बेचने का राइट है, और आप उस पर भरोसा करके खरीद भी लेते हो, अब बाद में जाकर के ये बंदा मना नहीं कर सकता ओनर कि सेलर को बेचने का राइट नहीं था। अपना पुराना एग्जाम्पल है ना, आप ये मोबाइल किसी पर्सन का है मान लीजिए, उस पर्सन के सामने मैंने ये इसका मोबाइल किसी और को ऑफर कर दिया और वो बंदा वहां पे साइलेंस मेंटेन करता है, उसको पता है कि उसका मोबाइल मैं बेच रहा हूं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और मैं डीलिंग कर लेता हूं। बच्चों, खरीदने वाले को ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहां ओनर ने साइलेंस मेंटेन करके बायर को ये प्रिजम्पशन दे दिया सोचने का कि हाँ भाई मैं ही ओनर हूं और मुझे बेचने का राइट है। अब आप इस चीज से मना नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड टाइटल बाय एस्टोपल।
बराबर से। बहुत सीधी सी बात है। सिंपल सा एग्जांपल भी अपने पास में यही है कि किसी की प्रेजेंस में आपने गुड सेल किए, उसने डिनाई नहीं किया उस वक्त के अंदर, बाद में उसको डिनाई करने का राइट नहीं होगा। जिसको मैंने बेचा उसको ओनरशिप में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ चोरी वोरी नहीं कराएगी क्योंकि आपके सामने मैंने आपके गुड्स किसी और को बेचे हैं। चलिए, बहुत फेमस पॉइंट है बच्चे लोगों, सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशन अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना, पुराना एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्ट करेगा। मैंने आपके सर पे रिवॉल्वर लगा करके आपसे एक मोबाइल खरीद लिया मतलब पैसा देके मैंने जबरदस्ती ले लिया। इट इज अ मैटर ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आपकी डिजायर पर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, पढ़ के आए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में। अब अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाते, उससे पहले पहले अगर मैंने ये गुड्स किसी को बेच दिए और खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीद लिए, तो गुड्स का ओनरशिप तो उसका रहेगा भाई। हाँ, अब आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे प्राइस कॉम्पनसेशन जो लेना ले लो, लेकिन ओनरशिप तो नए बायर को चला जाएगा। ये इस पॉइंट के अंदर अपने को फोर्थ वाले में ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, सेल बाय अ सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स आफ्टर देयर सेल, ये चीज समझो। कई लोगों ने बोला सर ये तो अप्रूवल बेसिस की तरह, नहीं भाई, ये अप्रूवल बेसिस की तरह नहीं है। मामला समझो, अप्रूवल बेसिस में तो बायर गुड्स को एक बार अपने पास में ले जा चुका है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सेलर के पास सेल करने के बाद भी कुछ पोजीशन है। कई लोगों को लगा सर ये तो अनपेड सेलर है, अनपेड सेलर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने अनपेड की तो बात ही नहीं की है। ये अपना वो वाला एग्जाम्पल है, आप मेरी शॉप पे आते हो, कोई गुड्स पसंद करते हो और पैसा देकर के खरीद लेते हो, ओनरशिप आपकी हो चुकी है, लेकिन गुड्स का पोजीशन अभी भी आपने मेरे पास रहने दिया कि हम बाद में आके ले जाएंगे। इस बीच में अगर मैंने किसी और को गुड्स बेच दिए और बेचारे खरीदने वाले को तो पता ही नहीं है कि ऑलरेडी बिके हुए गुड्स हैं, तो बच्चों सेकंड वाला जो बायर था उसको ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। फर्स्ट वाला बायर मेरे अगेंस्ट में डैमेजेस का कॉम्पनसेशन का केस करेगा, प्राइस रिटर्न का केस करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन ओनरशिप नए वाले बायर को चली जाएगी क्योंकि उसने गुड फेथ में खरीदा है। तो ये एक ऐसे सेलर की बात हो रही है, सेल करने के बाद भी गुड्स उसके पोजीशन में थे, उसने और किसी को बेच दिए, तो जिसने अब खरीदे उसको ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा और पुराना वाला जो है वो प्राइस डैमेजेस कॉम्पनसेशन ले पाएगा। अपने को ध्यान में रखना है। सेम उसी तरह से बच्चों, ये पॉइंट आपका अप्रूवल बेसिस का हो सकता है। सेल बाय अ बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द ओनरशिप इन द गुड्स हैव वेस्टेड टू हिम, वही बात हो गई। एक ऐसा बायर है, अभी तक उसके पास ओनरशिप आई नहीं, लेकिन आने से पहले उसने गुड्स को किसी और को बेच दिया है, तो ठीक है, चलेगा। कैसे सर? आप मुझसे गुड्स अप्रूवल बेसिस पे लेके गए, अभी ओनरशिप आपके पास में नहीं है, आपने गुड्स किसी फ्रेंड को या किसी और को बेच दिए, समझ रहे आप? तो जिसने आपसे खरीदे उसको यहाँ पे गुड टाइटल मिलेगा, जबकि अब तक आपके पास भी ओनरशिप नहीं आई है। कहाँ है? आप तो अप्रूवल बेसिस पे लेके गए हो 5 दिन के लिए और अभी 3 दिन ही हुआ है, तो आपने किसी और को बेच दिए, तब जाकर के आपके पास ओनरशिप आई और आपने आगे ट्रांसफर की। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल आपने ऐसे गुड्स बेच दिए आगे जो मेरे हैं, तो ऐसे में मुझे क्या मिलेगा? बट ऑब्वियस अभी अपन ने पढ़ा, आपके और मेरे बीच में जो प्राइस डिसाइड हुई थी वो मुझे मिल जाएगी, आपने सामने वाले से जो ली वो आपकी ही है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सीधा सा पॉइंट है। और बच्चे लोगों, रीसेल बाय अनपेड सेलर तो आप लोग सब जानते हो, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अनपेड सेलर को रीसेल करने का राइट है गुड्स को, और जब वो रीसेल करता है तो खरीदने वाले को हमेशा गुड टाइटल मिलेंगे। भले ही ये जो रीसेल करने वाला अनपेड सेलर है ना, वो गुड्स का ओनर नहीं है, ओनर तो बायर है पुराना वाला, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, हमने राइट ऑफ लियर यूज किया या स्टॉप एज ट्रांजिट यूज किया, फिर अगर हमने उन गुड्स को रीसेल कर दिया तो खरीदने वाले को हमेशा बेटर टाइटल मिलेंगे परचेजर के अगेंस्ट में या ओरिजिनल परचेजर के अगेंस्ट में। आपको ध्यान रखना है। और बच्चों, जब कोई बंदा दिवालिया डिक्लेयर हो जाए और उसका रिसीवर अगर उसकी एसेट किसको बेचे, विजय माल्या दिवालिया हो गया, अब उसकी कार बेची, वो मैंने खरीद ली, तो माना मालिक रिसीवर नहीं था, मालिक तो विजय माल्या है, लेकिन मैंने चूंकि ऑथोराइज पर्सन से खरीदी है तो ओनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर होगी। सेम बच्चों, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स आप लोग सब जानते हो। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स 2 कंडीशन में माल को बेच सकता है, जब मैनेजेबल नेचर के हों, और ऐसे में खरीदने वाले को ओनरशिप का ट्रांसफर मिल जाएगा क्योंकि लॉ बेचने की परमिशन दे रहा है। और तीसरे नंबर पे बच्चों पौनी, पौनी का मतलब बैंक से मैंने लोन लिया, कोई प्रॉपर्टी उनके पास में मॉर्गेज कर दी, गिरवी कर दी, कल को लोन नहीं चुका पाया तो प्रॉपर्टी बेचेंगे, जबकि मालिक वो नहीं है, मालिक तो मैं हूं। फिर भी अगर उन्होंने बेची तो खरीदने वाले को ओनरशिप का ट्रांसफर होगा, क्योंकि ऐसे में उस पौनी को लॉ परमिशन दे रहा है कि हाँ भाई आप गुड्स को आगे बेच सकते हो और खरीदने वाले को टाइटल मिलेगा। ये पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए। बराबर समझे सब लोग अच्छी तरह से? नाउ बच्चे लोगों, गुड्स की डिलीवरी से रिलेटेड रूल्स है, आप जानते हैं कि छोटे छोटे रूल्स हैं, लेकिन इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर अपने को बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, करेंगे। लेकिन पहले डिलीवरी के सिंपल रूल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं।
हाँ जी, सबसे पहला आया बच्चों डिमांड फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स। बहुत सीधी सी बात है बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट्स याद करो इसके अंदर। जैसे मैंने आपको कहा था, बायर उस वक्त तक डिमांड, बायर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अनलेस द बायर, ओ करेक्शन है बच्चे लोगों, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स जब तक बायर डिमांड नहीं करे। तो रूल बन गया बच्चे लोगों, गुड्स के डिलीवरी के लिए डिमांड कौन करेगा? ऑलवेज बायर मेक्स अ डिमांड। रूल नंबर 1। डिलीवरी का प्लेस कौन सा होगा बच्चों? सबसे पहला एग्रीड प्लेस, याद करो एग्रीड वाला जो आपस में डिसाइड किया। और अगर कोई भी एग्रीड प्लेस नहीं है तो वो प्लेस होगा बच्चों जो सेलर का प्लेस होगा या मैन्युफैक्चरर का प्लेस होगा, या तो डिसाइडेड प्लेस नहीं तो सेलर का प्लेस। चलो बच्चों, अगर रॉन्ग क्वांटिटी में डिलीवरी कर दी, मैंने 40 पीस मांगे थे, आपने 50 भेज दिए या 30 भेज दिए या दो क्वांटिटी को मिक्स कर दिया, तो मेरे पास में दो राइट है बच्चे लोगों, आइदर एक्सेप्ट करूंगा या गुड्स को रिजेक्ट करने का राइट है। मैं चाहूं तो गुड्स को एक्सेप्ट भी कर सकता हूं, फिर अगर जो भी है क्वांटिटी वो लेकर के, जैसे ज्यादा है तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, ज्यादा का पैसा दे दूंगा आपसे और कुछ डैमेजेस का क्लेम भी कर सकता हूं। कम आपने भेजी तो कम वाली भी रख लूंगा, जितनी आपने कम भेजी वो आपसे मंगवाऊंगा और डैमेजेस का क्लेम भी करूंगा। मिक्स वाली भी चाहूं तो रिजेक्ट करूं, चाहूं तो रख सकता हूं। प्राइस जो जिस गुड्स की है उतनी पे करूंगा मैं। उतनी का मतलब ऐसा नहीं है, सुनना, मैंने 100 पीस मंगवाए और आपने 110 भेज दिए, मैंने 110 एक्सेप्ट कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा 100 का ही दूंगा, ऐसा 110 का ही मुझे देना पड़ेगा। हाँ, मैं सामने वाले से, चूंकि मिक्स क्वांटिटी है तो मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ, कोई पैसा वैसा थोड़ा कम करो भाई, अननेसेसरी आपके 10 वापस करता, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं तो कुछ तो पैसा कम करो, है ना। बच्चों, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी कभी भी बायर एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है। बायर इज नॉट बाउंड, समझ लेना। इंस्टॉलमेंट का मतलब 10 अभी, 10 अगले महीने, 10 अगले महीने। बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इंस्टॉलमेंट, मतलब बच्चों बायर की मर्जी पे, चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो नहीं करे, ठीक है। कोरियर वाले को डिलीवरी करना प्राइमा फेसी डीम टू डिलीवरी टू द बायर। प्रैक्टिकली कोरियर वाले को कुछ डिलीवर करना प्रेमा फेसी 100% नहीं, प्रेमा फेसी हम ये मान के चलते हैं, फर्स्ट साइड के हम ये मान के चलते हैं कि हमने बायर को ट्रांसफर कर दिए। चलो, पार्ट डिलीवरी बच्चे लोगों सब जानते हो। अगर पार्ट डिलीवरी प्रोग्रेसिव डिलीवरी का पार्ट है, मतलब ये कि 100 पीस सप्लाई कर रहे थे, 70 सप्लाई कर दिए, 30 भी हम रेडी है, लेकिन सिचुएशन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो पार्ट डिलीवरी हमेशा होल डिलीवरी के अंदर काउंट होगी। एकदम सिंपल है। और भले ही डिलीवरी पार्ट हुई हो, लेकिन ओनरशिप बच्चों होल डिलीवरी की ट्रांसफर हो जाएगी। याद है ना आप लोगों को पॉइंट, तो यहाँ पे पार्ट डिलीवरी इक्वल्स टू होल डिलीवरी मानी जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, डिलीवरी का टाइम बच्चों जो भी डिसाइडेड टाइम हो, डिसाइडेड नहीं तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल का डेफिनेशन कुछ होता ही नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी पिछली बार भी। एक्सपेंसेस, गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के खर्चे, पैकिंग वैकिंग के खर्चे सारे सेलर बियर करेगा, और गुड्स की डिलीवरी रिसीव मतलब डिलीवरी लेने के खर्चे, गाड़ी भाड़ा वगैरह जो कुछ है वो बायर बियर करेगा। अब बच्चों याद रखना, इन सारे पॉइंट के अंदर आता है अनलेस अदरवाइज एग्री, यानी पार्टीज अगर आपस में एग्री करके रूल्स को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, अपन अलाउड करेंगे, अपने को ध्यान में रखना है। बहुत सिंपल है बच्चों। गुड्स अगर थर्ड पार्टी के पास है तो उससे एक्नॉलेजमेंट ले लो ना, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी वाला पॉइंट अपना इसमें लग जाएगा 9th पॉइंट के अंदर, आप लोग ध्यान रखोगे। अच्छा, कई लोगों को ये भी कम समझ में आया सर, टाइम फॉर टेंडर का मतलब, देखो डिलीवरी का टाइम तो ऊपर था, सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा था डिमांड कौन करेगा, अक्सर बायर करेगा। सवाल ये है डिमांड कब करनी, कितने बजे करनी है, सुबह करनी, शाम को करनी, रात को करनी, दोपहर को करनी। तो हमने कहा पूरे वर्किंग डे में कोई भी रीजनेबल आवर में आप कर सकते हो, जो भी एक रीजनेबल आवर बिजनेस का आवर होता है उस वक्त में आपको डिमांड करना चाहिए डिलीवरी का। और बच्चों, अगर गुड्स का ट्रांजिट में कुछ भी लॉस हुआ तो लॉ कहता है ट्रांजिट वाला जो भी लॉस है वो जाएगा बायर पर, दो द सेलर एग्री टू डिलीवर। वो डिपेंड करता है आपस के अंदर, सेलर कहते नहीं मेरी रिस्क के ऊपर मैं कुछ डिलीवर करूंगा तो बात अलग है। अदरवाइज ट्रांजिट का डिस्टेंस प्लेस पे अगर गुड डिलीवर करना है तो रास्ते का जो भी लॉस वॉस है बच्चों को हमेशा बायर बियर करेगा। लेकिन आपको एक और पॉइंट है, बायर को यहाँ पे गुड्स को एग्जामिन करने का राइट्स मिलेगा। छोटा सा पॉइंट है बच्चे लोगों, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 42, गुड्स हमने वहां बायर को भेज दिए और बायर ने अगर इंटीमेट कर दिया कि सर गुड्स मैंने रख दिए हैं, आपने ले लिए हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ भाई गुड्स गए। या बायर ने, ये बिल्कुल वही पॉइंट है बच्चों सेल और अप्रूवल वाले, बायर ने गुड्स को किसी और को आगे बेच दिया तो मतलब उसने गुड्स का ओनरशिप एक्सेप्ट कर लिया, और एक रीजनेबल टाइम तक अगर उसने गुड्स को वापस नहीं किया तो भी हम मान लेंगे कि हाँ भाई उसने गुड्स रख लिए। बाई चांस बायर कुछ गुड्स को रिजेक्ट कर रहा है, जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा था एक्स्ट्रा क्वांटिटी वगैरह रिजेक्ट कर दिया,
तो आपको खुद को वापस भेजने का कोई खर्चा नहीं करना है। बायर हैव टू इन्फॉर्म टू सेलर, बस इतना ही। बायर सेलर को इन्फॉर्म कर देगा, बाकी कुछ को वापस मंगवाने का खर्चा वर्चा सब सेलर बियर करेगा। बायर का राइट ड्यूटी नहीं है, अपने को ध्यान रखना है। और ये पॉइंट भी बच्चों एग्जाम में अक्सर इन दिनों में आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर रिफ्यूजिंग डिलीवरी। याद है अपना एक क्वेश्चन था जहां गुड्स परचेज हो गए और ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, गुड्स अभी सेलर के पास पड़े हुए हैं और सेलर ने बायर को रिमाइंड कराया कि सर मेरे पास गोडाउन में जगह कम है, मुझे दूसरे गुड्स भी रखना है, प्लीज आप गुड्स को आकर के ले जाओ। लेकिन बायर जो है वो डिले कर देता है डिलीवरी में, तो सेलर गुड्स को उठा के बाहर रख देता है, बारिश के अंदर गुड्स खराब हो जाते हैं। इस बार सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, इस बार गलती बायर की है। वेयर द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर, सेलर बेचारा रेडी है, डिलीवर करने को तैयार बैठा हुआ है ना। और क्या हो रहा है वहां पे, एंड द बायर डज नॉट टेक डिलीवरी विद इन अ रीजनेबल टाइम। बच्चों बायर गुड्स का डिलीवरी नहीं ले रहा है तो ऐसे केस के अंदर क्या कहा जाएगा, ही इज लायबल टू द सेलर फॉर एनी लॉस ऑकेजन बाय द नेग्लिजेंट और रिफ्यूजल टू टेक डिलीवरी। उसके इस बिहेवियर की वजह से सेलर को जो भी नुकसान हुआ वो भरेगा, और जो भी गुड्स के केयर और कस्टडी करने का खर्चा भी अगर कुछ सेलर का हुआ तो वो बेयर करेगा। और इस बीच में अगर गुड्स को लॉस्ट हो गया ना, एनी लॉस, कोई भी लॉस हो गया तो भी वो लॉस बायर को ही बियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे गुड्स का डिलीवरी टाइम पे लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया, तो बायर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सेक्शन 44 भी आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, इस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस काफी बनते हैं। तो ये बच्चे लोगों आपका थर्ड चैप्टर जो है वो यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाएगा, जो हमने रिवाइज कर लिया पूरा का पूरा, जिसमें बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे पॉइंट है, वो सब के सब हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। चलिए जी, अब आपका अगला चैप्टर आ रहा है बच्चों, अनपेड सेलर का हमारा चैप्टर है, बहुत फर्स्ट क्लास चैप्टर है पूरा। देखिए इस चैप्टर में सारे के सारे राइट्स के बारे में बोल रखा है, ऑक्शन सेल के बारे में भी आपको बोल रखा है। तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फटाफट से बात करेंगे, और आज हम लोग अपना सेल्स ऑफ गुड्स का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं। चलिए भाई, तो बच्चों सेल्स ऑफ गुड्स में सबसे पहले अनपेड सेलर कौन होता है भाई, ऐसा पर्सन जिसको पैसा नहीं मिला है, या उसको कोई चेक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया गया था लेकिन वो जो दिया गया वो डिसऑनर हो गया बराबर से, या जो कोर्ट से पैसे की डिग्री भी लाया था लेकिन डिग्री सेटिस्फाई नहीं हुई है। अल्टीमेटली बच्चों ऐसा बंदा जिसको उसका पूरा पैसा नहीं मिला, इवन स्मॉल पोर्शन भी अगर ड्यू है, 10,000 मिलने वाले थे सेलर को, 9,000 मिल गए, 1,000 बाकी है, डिस्काउंट नहीं दिया, 1,000 बाकी है, तो वो भी अनपेड सेलर कहलाएगा। अब अनपेड सेलर के राइट बच्चों गुड्स और बायर के अगेंस्ट में होते हैं। गुड्स के अगेंस्ट में लॉ ने उसको दिए 3 तरह के राइट, राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल। राइट ऑफ लियन का मतलब आप लोग सब जानते हो, गुड्स का पोजीशन रिटेन करना, और बच्चों ये राइट तभी मिलता है जब गुड्स बेचने के बाद भी सेलर के पोजीशन में पड़े हैं और हमको पता लगता है कि बायर पैसे नहीं देगा या इंस्टॉलमेंट हो गया, तो अपन ये राइट यूज करेंगे। अब देखो तरीके, सबसे पहला, हमने गुड्स को क्रेडिट पर नहीं बेचा है, क्योंकि अगर आप क्रेडिट पे 1 महीने या 2 महीने की क्रेडिट पे बेच रहे हो तो 2 महीने के अंदर फिर आप ये राइट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उधार में बेचा हुआ है। ठीक है, बाई चांस अगर उधार में बेचा भी है तो उधार का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, आपने 2 महीने का उधार दिया था, 2 महीने में पेमेंट कर देना कभी भी। सामने वाले ने 2 महीने तक पेमेंट नहीं किया और गुड्स भी हमारे पास में पड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों, राइट ऑफ लियन यूज करेंगे। या तीसरा नंबर, जब बायर इंस्टॉलमेंट हो गया है तो यूज तो करना ही करना है आपने को, राइट ऑफ लियन यूज करेंगे। लियन का मतलब होता है बच्चों रिटेन कर लेना, गुड्स को अपने पास में रोक करके रखेंगे कब तक, जब तक सामने वाला पैसा नहीं दे, और उसके बाद एक और काम करेंगे बच्चों, उसको नोटिस दे करके इन गुड्स को हम लोग रीसेल कर सकते हैं और खरीदने वाले को अच्छी ओनरशिप मिलेगी। अभी अभी अपन ने पढ़ा था बराबर से, बहुत सिंपल है। अब बच्चे लोगों, अगर मान लो गुड्स में से पार्ट डिलीवरी कर दिया, कुछ गुड्स डिलीवर कर दिए, तो रिमेनिंग गुड्स के ऊपर आप बिल्कुल राइट ऑफ लियन, भाई 1000 पीस सप्लाई करने थे, 2 महीने का क्रेडिट दिया, 2 महीने में वो 800 पीस ले जा चुका है, तो जो 200 पीस और अब 2 महीने पूरे हो गए, अब तक पैसा नहीं आया, तो रिमेनिंग जो बचे हैं उसके ऊपर अपन राइट ऑफ लियन का यूज कर लेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये राइट कुछ केसेस में हाथ से निकल जाता है बच्चों। कोरियर वाले को गुड्स दे दिए, बायर के बिहाफ पे हमारे हाथ से राइट गया, बायर ने खुद ने पोजीशन ले लिया, राइट गया, सेलर ने खुद ने अपने राइट को सेक्रीफाइस कर दिया कि मुझे ये राइट यूज नहीं करना, गुड्स ले जाने दो, वो है। और एस्टूबल वाला पॉइंट भी ऐसा ही है, आप सब जानते हो कि ये हमारा अनपेड सेलर है, लेकिन गुड्स का ओनर कौन है बच्चों, बायर जो है वो गुड्स का ओनर बन चुका है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई होती, ध्यान से सुनना, तो हमको ये राइट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गुड्स के मालिक तो हम ही है, और हम ही है, और सामने वाला अगर गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है और ओनर अभी तक हम ही है बच्चों, तो ये तो एग्रीमेंट टू सेल हुआ, जहां आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, बाकी अपने ही गुड्स खुद ही रोक करके क्या उखाड़ लोगे, ये अपने को ध्यान में रखना, कुछ नहीं करने का आपने को।
तो एस्टोबल का मतलब ये हुआ कि आपने गुड्स का ओनरशिप तो बायर को दे दिया, बायर ने वो गुड्स आगे किसी को बेच दिया और बोला जाओ वहां से जाके डिलीवरी ले लो, और आपने उसको डिलीवरी ले जाने दिया बच्चों। यानी आपने थर्ड पार्टी को कहीं पर भी ये शो नहीं होने दिया कि आप राइट ऑफ लियन यूज कर रहे हो, तो भाई आपके हाथ से राइट जाएगा ही जाएगा, आपने को ध्यान में रखना है। ये हमारा सेक्शन 49 है। और जैसे आपके पास प्राइस आ जाएगी बच्चे लोगों, प्राइस रिसीव्ड अगर हो जाए तो ये राइट अपने हाथ से चला जाएगा, पैसा आ गया तो फिर अनपेड सेलर में ही नहीं। एक रास्ता तो ये है बच्चों, बाई चांस सेलर के पास से गुड्स बायर के लिए निकल चुके हैं, बायर तक अभी पहुंचे नहीं है, इस बीच में अगर हमको खबर मिलती है कि बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, दिवालिया, मतलब पैसा नहीं आएगा, तो पहला राइट तो खत्म हो गया, लेकिन स्टॉपेज इन गुड्स इन ट्रांजिट का राइट हमारा शुरू हो जाएगा। ये राइट ऑफ लियन का एक्सटेंशन है, वो रिटेन पोजीशन था, ये रीगेन पोजीशन है, वापस से गुड्स को पोजीशन में लेके आओ। और इसके लिए दो ही बातें बच्चों, एक तो गुड्स ट्रांजिट में होने चाहिए और हमारा बायर इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए। इनके अलावा किसी भी कंडीशन में आप इस राइट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल वही है, कुछ सभी बॉम्बे से कोलकाता के अंदर है, गए हैं और ए डिलीवर द गुड्स टू द रेलवे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, बी बिकम इंसॉल्वेंट हो गया गुड्स के पहुंचने से पहले, ए क्या कर सकता है, रेलवे को नोटिस देकर के गुड्स को रुकवा सकता है जब तक प्राइस नहीं मिल जाती। सिंपल सी बात है, ठीक है, जब तक प्राइस नहीं मिले हम गुड्स को रोक सकते हैं। नाउ बच्चे लोगों, सेक्शन नंबर 51 क्या कहता है, आइए चेक करते हैं। सेक्शन नंबर 51, ड्यूरेशन इन ट्रांजिट। बच्चों, ट्रांजिट का टाइम पीरियड कौन सा माना जाएगा, उसके लिए हमको सेक्शन 51 को पढ़ना बहुत जरूरी रहेगा कि कब तक हम ये मान के चलते हैं कि गुड्स जो है वो अभी भी ट्रांजिट के अंदर ही है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आया बच्चों, व्हेन द बायर। अच्छा, ये वाले पॉइंट के साथ हमारा एक पॉइंट और अटैच था, आप लोगों को याद हो तो क्लास के अंदर मैंने बोला था कि दो राइट यहाँ पे आपके टकरा रहे हैं। एक तरफ हमने कहा सर राइट ऑफ लियन है और एक तरफ वो इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर था, तो हमने कहा था कि जब ये राइट आप यूज कर रहे हो तो आपको गुड्स को रोकने का राइट मिल रहा है, तो आप रोक सकते हो, भले ही गवर्नमेंट अथॉरिटीज के सामने रोक रहे हो तो भी आपको रोकने का राइट लॉ ने दिया है। चलिए, तो ट्रांजिट कब तक मानी जाएगी बच्चों, व्हेन द बायर और अदर बेली डिलीवर द डिलीवरी। जब तक वो डिलीवरी नहीं ले लेते तब तक वो ट्रांजिट में मारे जाएंगे। मतलब ये समझो, जरूरी नहीं है कि यहां से कुछ अपने कोलकाता भेजे तो रियल में कुछ रास्ते में होने चाहिए। इवन कोलकाता पहुंचने के बाद भी गुड्स एक जगह स्टॉप हो चुके हैं, तब भी जब तक बायर या उसके एजेंट डिलीवरी नहीं ले ले, गुड्स सभी ट्रांजिट में माने जाएंगे। ये ध्यान रखना है। बायर ने अगर मान लो डेस्टिनेशन से पहले आकर के डिलीवरी ले लिया, बीच में आ गया और डिलीवरी ले लिया, तो हमारे हाथ से रह गया। जो हमारा कैरियर है बच्चों, या अदर बेली एक्नॉलेज टू द बायर और हिज एजेंट। अल्टीमेटली ये समझो कि जिस कैरियर वाले बेली को अपने गुड्स दिए थे वो बायर का ही एजेंट निकला, बायर का ही एजेंट है, या उसने बायर को इन्फॉर्म कर दिया है कि आपके गुड्स मेरे पास में पड़े हैं भाई, तो हमारे हाथ से रेट गया। जिस वक्त में कैरियर वाले ने रॉन्गफुली डिलीवर करने से, बेचारा बायर तो टाइमली पहुंच गया था, कोरियर वाले ने जानबूझ के डिले किया, इस बीच में हमने इंफॉर्मेशन दे दी कि गुड्स को रोक दो, तो बच्चों जो पहले चला गया था उसकी बात मान ली जाएगी। अल्टीमेटली हमने इंफॉर्मेशन बाद में दी थी, बायर पहले चला गया था। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारे गुड्स कोलकाता स्टेशन पे सुबह 9 बजे पहुंचे, 11 बजे बायर गुड्स को लेने के लिए पहुंच गया, लेकिन उसको बिठा दिया गया कि अभी थोड़ी देर ठहरो। होता है ना गवर्नमेंट में, कई बार होता है अभी बैठो बैठो दे देंगे, उस बेचारे को 12 बजे तक रोक लिया गया। इस बीच में हमने 11:30 फोन कर दिया गुड्स को रोक लो, नहीं रोका जा सकता बच्चों, क्योंकि बायर हमसे पहले वहां गुड्स का डिलीवरी लेने के लिए पहुंच गया है। और अगर रॉन्गफुली तरीके से उसको नहीं रोका होता तो अब तक ले जा चुका होता, समझ रहे हैं? इसलिए हमारा ये राइट हाथ से चला जाएगा। वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर, बायर का ही कैरियर है, उसको आपने गुड्स दे दिए, मैंने आपको बोल ही दिया था अभी। और बच्चे लोगों, अगर पार्ट डिलीवरी किया है, वही वाला रूल, तो रिमेनिंग के ऊपर आप स्टॉपेज ट्रांजिट यूज कर सकते हो। जैसे राइट ऑफ लियन था ना, तो पार्टली गुड्स बायर ने ले लिए, पार्टली अभी भी रास्ते में है, तो उन पर आप स्टॉपेज ट्रांजिट का यूज कर सकते हो, ये ध्यान में रखना है। और वेयर द आर द गुड्स, अच्छा ये वही पॉइंट है बच्चों, सेम। आपने गुड्स को शिप पे रखवाया और शिप को किराए पे लेने वाला बायर ही, उसी ने चार्टर करवा रखा है, तो एक तरह से बायर के पास गुड्स पहुंच के अपने हाथ से राइट चले जाएंगे बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। और दो मेथड में आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म ही हो जाता है, आपने को पता ही है ना। व्हाई टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड। अच्छा, इफेक्टेड कैसे होता है? ओके 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 ओके, समझ गया। ये तो उस वो वाले पॉइंट उसमें आगे दे बच्चों। एक तो सेलर क्या कर ले, खुद ही गुड्स को अपने पोजीशन में ले ले पहले,
या फिर जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में अपने पढ़ा था, कोरियर वाले को रेलवे को अपने नोटिस दे दिया था, पहले ही फटाफट से इंफॉर्मेशन दे दी कि गुड्स का डिलीवरी मत करना भाई आगे। ऐसे करके हम स्टॉपेज इन ट्रांजिट का यूज करेंगे। और मजेदार चीज सुनो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का गुड्स यूज करने, राइट यूज करने के बाद गुड्स वापस से सेलर के पोजीशन में आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, और सेलर के पोजीशन में आ गए तो वापस से राइट ऑफ लियन यूज हो जाएगा बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब हमने दोनों राइट यूज कर लिए। अब यूज करने के बाद बच्चों करना क्या, सामान को हमने रोक लिया, सामने वाला अगर पैसा नहीं दे तो माल को बेचेंगे भाई, वापस किसी और को बेचेंगे। लेकिन अगर उसको नोटिस देना पड़ेगा, अपने को ध्यान रखिएगा, अगर पेरिशेबल नेचर के गुड्स से बच्चों खराब होने वाले और बायर एक रीजनेबल टाइम में पैसा नहीं देता है तो सेलर यहाँ पे बगैर बायर को नोटिस दिए माल को बेच लेगा। सेलर की तरफ से बायर को कोई नोटिस नहीं जाएगा, क्योंकि पेरिशेबल है, कब नोटिस देंगे, कब जवाब आएगा, हम माल को बेच देंगे। अगर माल को बेचने से हमको प्रॉफिट हुआ तो सेलर खुद ही रखेगा, लेकिन अगर लॉस हुआ तो बायर से रिकवर करेगा। अगर आपने नॉन पेरिशेबल गुड्स है तो बच्चों बहुत जरूरी है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देकर के आप माल को बेच सकते हो। बिल्कुल, बायर को एक चांस तो दो ना, और कि भाई तू ओरिजिनल बायर है, खरीद ले, तू नहीं खरीदेगा तो हम किसी और को बेचेंगे, सीधी सी बात है। तो पेमेंट कर देगा, दे देंगे गुड्स उसको, फिर भी अगर उसका पेमेंट नहीं आया तो हम बेच देंगे बच्चों। और हम क्या करेंगे, हमारा जो भी नुकसान हुआ वो हम बायर से भरेंगे। लेकिन अगर फायदा हो गया तो सेलर खुद ही रख लेगा बच्चों। रिटेन द प्रॉफिट, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा प्राइस के ऊपर सेल हो गया तो सेलर खुद ही रख लेगा। लेकिन अगर नुकसान हुआ तो उसकी वजह से नुकसान हो रहा है, अपन उससे रिकवर कर लेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए जी, खत्म हो गया। अब बच्चे लोगों, सेक्शन 53 क्या कहता है, आइए चेक करते हैं। सेक्शन 53 कहता है, अगर अनपेड सेलर है लेकिन बायर ने उन गुड्स के साथ इन दोनों में से कुछ भी कर दिया तो आपका राइट गया। अनपेड सेलर्स राइट और लियन ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल और प्लेज बाय द गुड्स। लेकिन इसके एक्सेप्शंस हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों, मैं एक अनपेड सेलर हूं, गुड्स मेरे पास ही पड़े हुए हैं, और जो बायर है उसने अभी तक मुझे पैसे दिए नहीं है, लेकिन उसने गुड्स आगे किसी के पास प्लेज पर रखने का एग्रीमेंट कर लिया, तो कर ले भाई, मुझे यहाँ पे बेस्ट रेट मिलेंगे, मैं उन गुड्स को अपने पास में रोक करके रखूंगा जब तक मेरा पैसा मुझे नहीं मिल जाता। गुड्स का जो करना हो करो, उन्हें जो एग्रीमेंट करना हो करो। लेकिन दो कंडीशन में बच्चों अपने हाथ से राइट जाएगा। आप लोग सब जानते हो, जब सेलर ने खुद ने मॉर्गेज का परमिशन दे दिया है, तो जब खुद ने परमिशन दे दिया तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, A entered into contract to sell cartoon in possession of a forefinger to B and agreed with B that price will be paid to A from the sale proceed recovered from the customer. गुड्स उसने उसको दिए कि भाई आगे तू बेच करके जो पैसा है उससे मुझे चुका देना। B ने वो गुड्स C को बेचे और C ने पूरा पैसा B को दे भी दिया, लेकिन B जो है वो आगे A को पैसा नहीं दे पाया बच्चों। A अब अपने गुड्स को वापस लेना चाहता है तो नहीं ले सकता भाई, क्योंकि उसकी कंसेंट से ही उसने रीसेल किया था, और जब कंसेंट से रीसेल किया तो अब आपके पास में राइट गए, आपने पूछ के तो किया था। तो ऐसा करते ना अपन मार्केट में भी, भाई मेरी दुकान से कोई माल ले जाता है उधार के ऊपर कि सब आगे बेचूंगा, बेच करके जो पैसा आएगा आपको चुका दूंगा, मतलब मेरी कंसेंट से आप किसी को रीसेल कर रहे हो, तो जिसको आपने रीसेल किए उससे अपने गुड्स को नहीं ला सकता भाई, गए। दूसरा खतरनाक चीज होगी बच्चों, सेलर ने बायर को गुड्स तो नहीं दिए लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिए, और ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर ने नए बायर को ट्रांसफर कर दिए, तो उसको ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। अब मेरे पास ही रिटेन का, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का सारा राइट खत्म हो जाएगा बच्चों। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलो अगला पॉइंट आता है, अनपेड सेलर के राइट अगर गुड्स के अगेंस्ट में बच्चों तो बायर के अगेंस्ट में भी है, और ये तो आप सबको आते हैं। प्राइस का केस करेंगे प्लस डैमेजेस का केस तो करना बनता ही है ना। तीसरा नंबर बच्चे लोगों, ये वाली कौन सी डैमेजेस है, वो ही डैमेजेस जो आप लोग पढ़ते हो वहां पे, कौन सी, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस होती है। कई बार बायर जो है, सेलर में नॉट इमीडिएटली टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द बायर, और उस वेट कर सकते हैं टिल डेट, याद आया आप लोगों को, या फिर इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। जो करना हो आप करो भाई। और बच्चे लोगों, केस फाइल करने से लगा करके पैसा मिलने तक, या ड्यू डेट से लगा करके जो पेमेंट डेट होगी वहां तक के इंटरेस्ट का केस भी तो करेंगे ना अपन, समझ रहे हो बराबर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कोर्ट डिसाइड करेगा बच्चों। कई लोगों ने पूछा सर सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है 56 और 60 में, वहां डैमेजेस नॉन एक्सेप्टेंस की हो रही है बच्चों। मतलब क्या हुआ इसका, सेलर कह रहा है भाई माल में बेच चुका हूं, सामने वाला माल का डिलीवरी ले नहीं रहा है, और
पैसा भी नहीं चुका रहा है, जो डैमेजेस हमको हो रही है वो 56 में जाएगी। ये जो अपन डिमांड कर रहे हैं बच्चों, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डैमेजेस है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में होती है, वो इसलिए डैमेजेस ये अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे सेलर के राइट से बायर के अगेंस्ट में बच्चों, कई बार सेलर अगर गड़बड़ी करेगा तो बायर के भी राइट से उसके अगेंस्ट में सबसे पहला प्राइस की रिकवरी करो। सेलर माल नहीं दे रहा है, हम पैसा दे चुके हैं, तो लाओ भाई प्राइस लाओ, और प्राइस लाओगे तो साथ में इंटरेस्ट भी लाओ। ये रहा इंटरेस्ट का पॉइंट। यहां पे भी बच्चों आया डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। सर यहां पे भी आया, हाँ जी वही वाला पॉइंट है अपना। अरे अपना डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और मार्केट प्राइस वाला, वेयर द सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, तो बायर को वो चीज मार्केट से लेनी पड़ी, तो मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का डिफरेंस तो क्लेम करेगा ही। देख लो यहाँ पे 2250 में एक शर्ट हमको सप्लाई होने वाले थे, उसने सप्लाई किया नहीं और मार्केट में रेट बढ़ गई 2500 रुपए। तो बट ऑब्वियस है 250 रुपए पर शर्ट के हिसाब से डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और रीसेल प्राइस जो भी कुछ है वो डिफरेंस हम लोग क्लेम करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये नॉन डिलीवरी का डैमेजेस सेलर भी, बायर भी क्लेम कर सकता है सेलर के अगेंस्ट में, है ना। फिर बच्चों सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी आप लोग पढ़ते हो, इंटरेस्ट मैंने बता ही दिया। कई बार आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की भी डिमांड कर सकते हो। बायर ये कह सकता है कि मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। और ऐसा कब होता है आप लोग जानते हो, जब गुड्स स्पेसिफिक हो, जब आपको लगे डैमेजेस सफिशिएंट नहीं है, और जब गुड्स यूनिक हो। याद है आप लोग को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, यूनिक गुड्स होते हैं, रेयर अवेलेबल गुड्स, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिमांड कर सकते हो। यहाँ पे एक तो गुड्स स्पेसिफिक हो चुके थे आपके लिए, सेकेंड नंबर डैमेजेस लगता है कि सफिशिएंट नहीं है, गुड्स यूनिक है, तो आप इसकी डिमांड कर सकते हो। बच्चों को अपने को ध्यान में रखना है। और बहुत बढ़िया पॉइंट था जो आप लोगों ने कई बार पूछा, ब्रीच ऑफ वारंटी का केस भी करेगा बायर। ब्रीच ऑफ वारंटी में डैमेजेस तो ही है, प्लस ये वाला पॉइंट जो आप लोग बार बार पूछते हो, सर ही में सेटअप अगेंस्ट द सेलर। कई लोग पूछते हैं इसको बार बार, सर कौन सा वाला पॉइंट है, अलग अलग। एक डाउट किसी ने पूछा, आपने सुना ही नहीं, तो दूसरे ने भी पूछा, ही में सेटअप अगेंस्ट द सेलर द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटेंशन द प्राइस। सुनना भाई, मैंने कुछ गुड्स उधार में खरीदे, 10,000 रुपया मुझे गुड्स का चुकाना था, उधार में खरीदे, पैसा चुका था, उससे पहले गुड्स में डिफेक्ट आ गया और मुझे रिपेयर करवाना पड़ा, वारंटी के अंदर था, तो मैं बोलूंगा सेलर को कि भैया वारंटी ब्रेक हुई है तेरे गुड्स अभी से खराब हो गए वारंटी पीरियड के अंदर, तो जो मैं प्राइस देने वाला हूं उसके अंदर मैं कम प्राइस पे करूंगा। बच्चों ये प्राइस डेप्रिशिएट हो चुकी है, इसे कहते हैं अपन लोग, आपका फर्स्ट वाला पॉइंट कि प्राइस में कमी या प्राइस के अंदर कमी की वजह से जो आप डिमांड करोगे डैमेजेस का, वो इसमें कवर होगा। बच्चों अपने को ध्यान रखना है। खत्म। आखिरी पॉइंट आता है बच्चों लोगों चैप्टर का, ऑप्शन से। सब जानते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जमाने से पढ़ के आए हो कि भैया हमारे ऑप्शन सेल होती है, बिड लगती है, इसके कुछ रूल है। एक पूरे मकान को अगर बेचेंगे तो उसमें जितना भी सामान पड़ा है, हम ये मान के चलते हैं कि ईच लॉट के लिए आपने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया है। फाइनल कब होगा बच्चों, फॉल ऑफ हैमर या कोई और कस्टमरी मैनर हो तो ठीक है। एक बार बिड लगाने के बाद जब तक फाइनल हैमर नहीं हो जाती, बिड को वापस भी लिया जा सकता है, आप लोग जानते हो। और कोई भी कंडीशन अगर लगा दी ऑक्शन में कि एक बार बिड लगाने के बाद वापस नहीं ले सकते, तो ऐसा कंडीशन लगाना हो जाएगा एब्सोल्युटली वॉइड। ठीक है, बराबर से। हो सकता है कि ऐसी कंडीशन लगा दी जाए कि इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन बिड, आपको कुछ पैसा एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेलर खुद पार्ट लेना चाह रहा है बिड में, तो उसको अपना राइट पहले से रिजर्व रखना पड़ेगा। बिना राइट को रिजर्व रखे अगर उसने बिड में पार्ट लिया, तो वो बिड जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी। अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर से, बहुत सिंपल है। जो भी माल बेचा जाएगा वो एक मिनिमम प्राइस से शुरू होगा बिड लगाना, उसको अपन रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस बोलते हैं। बाई चांस एजेंट ने गलती से या कैसे भी रिजर्व प्राइस से कम के ऊपर अगर माल को बेच दिया, तो बच्चे लोगों वो सेल वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये अपने को ध्यान में रखना है, वो मानी नहीं जाएगी, कोई रेमेडी नहीं है, वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वैलिड नहीं होगी। अच्छा, बाई चांस अगर सेलर की तरफ से कुछ लोग फर्जी बैठ गए प्रिटेंड बिडिंग के लिए, फर्जी के अंदर सेल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बोली को बढ़ाने के लिए, बिड को बढ़ाने के लिए, तो बायर के ऑप्शन के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। बायर की मर्जी होगी तो होगा बच्चों, ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, वॉइडेबल हो सकता है। ठीक है, बराबर से। तो ये अपने कुछ पॉइंट है जो आप लोगों को जरूर पढ़ करके जाने चाहिए। बच्चों एक 64 ये है, अगर बाई चांस हमने सेल और परचेज किया, एग्रीमेंट टू सेल कर लिया, या परफॉर्मेंस बाद में होना है, इस बीच में अगर टैक्स की रेट कम या ज्यादा हो जाए तो क्या करना है। लॉ कहता है भाई अगर टैक्स बढ़ गया है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स का पैसा तो देना पड़ेगा, कम हो गया है तो कम देना पड़ेगा। बाकी पार्टीज आपस में जैसा डिसाइड करें उसके ऊपर डिपेंड करेगा।
where after a contract has been made but before it has been performed tax revision take place, टैक्स रिवाइज हो गया। अब टैक्स जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, फॉलोइंग टैक्सेस आर अप्लाई ऑन द सेल ऑफ परचेज, ड्यूटी और कस्टमर टैक्स वगैरह जो भी है, तो बायर वुड हैव टू पे द इंक्रीज प्राइस अगर टैक्स बढ़ता है, और मे डिराइव द बेनिफिट ऑफ द रिडक्शन इफ टैक्सेस आर रिड्यूस्ड। अगर टैक्सेस कम होता है तो कम पैसा देना है, ज्यादा है तो ज्यादा देना है। बाकी डिपेंड करेगा बच्चों आपस के उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, सिंपल है। अगर आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो डिसाइड कर सकते हैं कौन टैक्स को बियर करेगा। बाकी रूल तो यही कहता है 64A का, ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ आकर के आपका आखिरी चैप्टर जो है बच्चों वो भी हो जाएगा पूरा। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। आर सोल्ड अ कार बाय ऑक्शन, इट वाज नोक डाउन टू एस को वो कार दे दी गई, who was only allowed to take away by giving check for the price and signing an agreement that ownership should not pass until the check। उन्होंने कंडीशन लगा दी कि भी आपको चेक देना पड़ेगा, वो तो देना ही है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तब तक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होगा। ये नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि हैमर जाते ओनरशिप तो गई। मीनवाइल चेक जब क्लियर हो गया, टिल द चेक क्लियर, जब तक चेक क्लियर होता, एस ने वो कार टी को बेच दी। सुनना, आर की कार थी, एस को गई, एस ने टी को बेच दिया। आर ने कहा था जब तक तेरा चेक क्लियर नहीं होगा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, जबकि हम जानते हैं फॉल ऑफ हैमर होते ही ओनरशिप ट्रांसफर, कार एस की हो चुकी है। अब वो चाहे जो करे कार को, अगर उसने कार को टी को बेच दिया तो टी के पास ओनरशिप चली जाएगी। इट वॉज हेल्ड दैट द प्रॉपर्टी वॉज पास्ड ऑन द फॉल ऑफ हैमर, हैमर के साथ ही ट्रांसफर हो गई, और इसीलिए अब एस के पास आ गई, और एस ने अगर टी को बेचा तो टी के पास ओनरशिप आ जाएगी। अपने को ध्यान में रखना है बोथ सेल एंड सबसेल आर वैलिड, एस के लिए भी वैलिड है, आगे टी को किया वो भी वैलिड माना जाएगा। आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें फॉल ऑफ हैमर के साथ सारी चीजें कनेक्टेड है। चलिए जी, तो बहुत फास्ट हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को पूरा रिवाइज कर लिया है बच्चे लोगों। हम काफी फास्ट हो गए क्योंकि समय बहुत कम है, आप जानते हो 18 तारीख आज हमारी हो चुकी है, समय हमारे पास कम है, सारी चीजें आप लोगों ने रिवाइज कर रखी है, तो हमने सबको रिकॉल कर लिया है। फिर से आपको बोलूंगा, आपको मैं एग्जाम टाइम का भी प्लानिंग बना करके दे दूंगा कि 24 तारीख को जब आप अपना पेपर दे करके वापस आ जाते हैं अकाउंटेंसी का, तो लॉ को तैयार कैसे करना है, तो ये एक रिवीजन आप पूरा मेरे साथ में लगा रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग इस रिवीजन में मेरे साथ तैयारी कर रहे होंगे। चलिए जी, तो हमेशा की तरह से बाय, टाटा, टेक केयर। जरूर आप लोगों ने स्टार्टिंग के अंदर ये लाइक जरूर कर ही दिया होगा बराबर, तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चे लोगों, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके, फटाफट से सब लोग चीजों को रिवाइज कर सके। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर बच्चे लोगों।